सभी को नमस्कार। एक महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि आज मैं बात करूँगी काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन पर। तो ये मेरी खुद की लिखी हुई असाइनमेंट है। आप देख सकते हैं मुझे मार्क्स भी अच्छे खासे मिले हैं। और बात करूँ कि काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन 2 टॉपिक्स हैं जो कि आपके भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो आज के वीडियो में बात करूँगी सिर्फ़ और सिर्फ़ काव्य हेतु पर। अगले पार्ट में बात होगी काव्य प्रयोजन पर। और अगर आप काव्य लक्षण का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको सब कुछ इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है और बेहतर तरीके से, तो आप ताकि आपकी अच्छे से मदद हो पाए और किसी भी तरह से आपको गुमराह करने की कोशिश यहाँ पर नहीं की गई। आपको एकदम आप देख सकते हैं कैसे मैंने आपको असाइनमेंट ही सामने लाकर रख दी है। तो आप देख सकते हैं मुझे मार्क्स भी अच्छे खासे मिले हुए हैं और ये मेरी खुद की लिखी हुई असाइनमेंट है, मैंने अपने टाइम पे लिखी थी। तो बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। काव्य हेतु को पहले समझेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या है। फिर मुख्य काव्य हेतु कौन कौन से हैं, हालांकि 3 ही हैं, और किन आचार्यों ने किस काव्य हेतु को प्रमुख हेतु माना है और क्या-क्या उनसे संदर्भित उनके संदर्भ में मत आदि दिए हैं, उन पर भी मैं चर्चा करूँगी। इससे अधिक कहीं नहीं पूछा जाता, ना ही सीयूईटी पीजी में इससे अधिक पूछा जाता है और ना ही आपके एग्ज़ाम्स में। तो बात कर लेते हैं काव्य हेतु आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं काव्य हेतु। आप देख रहे होंगे काव्य हेतु जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, काव्य और हेतु। तो काव्य और हेतु यानी कि काव्य का अर्थ है कविता, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पर दूसरा शब्द लिखा है हेतु। हेतु का अर्थ होता है कारण, यानी किसी चीज़ को क्या यहाँ पर काव्य की बात हो रही है, तो काव्य के लिखने के पीछे कारण क्या है, काव्य सृजन का कारण क्या है, उसको कहते हैं काव्य हेतु। तो ये बात हम यहाँ पर जानेंगे। अब पढ़ लेते हैं। काव्य या साहित्य के हेतु का सीधा अर्थ है काव्य निर्मिति का कारण, ये मैंने आपको अभी बताया। इन्हें ही साहित्य में प्रेरणा स्रोत भी कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए कि इसके लिए अन्य किस शब्द का प्रयोग हुआ है, वो है प्रेरणा स्रोत, यानी जिससे प्रेरित होकर साहित्य सृजन किया जाए। जीवन की भांति काव्य की मूलभूत प्रेरणाओं को निश्चित कर सकना कठिन है। जिस प्रकार जीवन की मूल प्रेरणाओं के विषय में अत्यंत प्राचीन काल से विचार होता आ रहा है, उसी प्रकार काव्य की प्रेरणाओं की विवेचना भी आवश्यक हुई है। कुछ कवि सौंदर्योपासना के काव्य कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वो कुछ प्राकृतिक सौंदर्य के अनुपम उपकरणों से। किन्हीं को संगीत की स्वरलहरी पसंद आती है तो किन्हीं को अन्य चीज़ें, किसी को स्त्री दर्शन के बिना काव्य स्मरण नहीं होता। ये सब बात यहाँ पर हुई है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है आप नोट डाउन कर लीजिए कि बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय, यानी हेतु की परिभाषा क्या दी है बाबू गुलाब राय ने। इन्होंने कहा है कि उन साधनों से जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं उनको क्या कहते हैं, काव्य हेतु कहते हैं, बाबू गुलाब राय। आगे बात करते हैं। मुख्य हेतु 3 है, मैंने अभी आपको बताया था। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति यानी किसी चीज़ की उत्पत्ति होना, तीसरा है अभ्यास। प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का भी प्रयोग किया है, ये मैं बताऊंगी किसने किया है। और व्युत्पत्ति को निपुणता से भी कई जगह पे प्रयोग किया गया। और अभ्यास यानी आपको अभ्यास होना चाहिए किसी आपके अंदर, मतलब ये तीनों गुण मौजूद होने चाहिए या फिर इन तीनों हेतुओं के चलते ही आप जो है काव्य सृजन कर सकते हैं। सबसे पहला जान लेते हैं प्रतिभा। प्रतिभा का अर्थ स्पष्ट करते हुए आचार्य भट्ट तो लिखते हैं, नए नए विचारों का उन्मूलन करने वाली शक्ति ही प्रतिभा है। आचार्य रुद्रट क्या कहते हैं, स्थिर चित्त में अनेक प्रकार के वाक्यार्थों यानी वाक्य और अर्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है का स्फुरण यानी निष्पत्ति करने वाला गुण ही प्रतिभा है। आचार्य कुंतक के अनुसार प्रतिभा क्या है, पूर्व जन्म का संस्कार है। और आचार्य महिम भट्ट ने कवि का तृतीय नेत्र प्रतिभा को माना है। आप नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट्स भी आप बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। दूसरा आता है व्युत्पत्ति, जिसके लिए दूसरा शब्द भी प्रयोग होता है, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी ही देर पहले, निपुणता। तो आचार्य राजशेखर ने क्या माना है, प्रतिभा के संदर्भ में उन्होंने कहा है उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति। क्या लिखा है, उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति। उचित अनुचित का विवेक
हाँ, तो उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। यानी जब किसी कवि को या किसी साहित्यकार को उचित अनुचित का विवेक हो, बोध हो कि क्या उचित है क्या अनुचित है, तो यही क्या कहलाता है, व्युत्पत्ति कहलाती है। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। रुद्रट ने लिखा है, छंद, व्याकरण, कला, लोक की स्थिति, पद और पदार्थों के विशिष्ट ज्ञान से उचित अनुचित विवेकपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति ही व्युत्पत्ति है। दोनों ही परिभाषाएं जो हैं समान अर्थ ही दे रही हैं। तो आप ये चीज़ देख पा रहे हो कि रुद्रट ने भी उचित अनुचित के वेद को या फिर उचित अनुचित के विवेक को ही व्युत्पत्ति माना है, और वहीं राजशेखर ने भी यही माना है। आचार्य महिम भट्ट ने व्युत्पत्ति के संदर्भ में क्या कहा है, उन्होंने व्युत्पत्ति के लिए निपुणता शब्द का प्रयोग किया है, और शास्त्र के अध्ययन और अनुशीलन से जो चतुरता प्राप्त होती है उसे निपुणता कहा है। किसने, आचार्य मम्मट ने। तीसरा आ जाता है अभ्यास। बहुत ही आसान है, आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। अभ्यास काव्य रचना के लिए निष्ठापूर्वक बार बार किए जाने वाला प्रयास ही अभ्यास कहलाता है। आचार्य वामन ने अभ्यास को महत्व देते हुए लिखा भी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भावयति, यानी अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म यानी जो लेखन कार्य है में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। जाहिर सी बात है, कहते भी हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरियावत जातते सिल पर पड़त निशान। यानी अभ्यास ये आपको हर किसी भी, अगर आप फील्ड में हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो अभ्यास ही एक ऐसी चीज़ है, अभ्यास के चलते ही आप किसी भी क्षेत्र में स्वयं को प्रवीण कर सकते हैं। आचार्य भामा ने लिखा है, शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके सतत यानी निरंतर अभ्यास द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही अन्य कवियों के कृतित्व का अध्ययन भी करना चाहिए, जिससे अभ्यास नित्य प्रति दृढ़ होता जाए। आप समझ गए होंगे तीनों ही हेतुओं को। सबसे पहला था प्रतिभा, जिसके लिए शक्ति शब्द का भी प्रयोग किया गया है। दूसरा था व्युत्पत्ति, जिसको निपुणता भी कहा गया है। और तीसरा अभ्यास है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़े ही आसान शब्दों में यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब आगे बात करते हैं काव्य हेतुओं के संदर्भ में किन किन आचार्यों ने क्या क्या कहा है, या फिर किस काव्य हेतु को किस आचार्य ने प्रमुख माना है। सबसे पहला आता है आचार्य भामा का नाम। ये लिखते हैं, काव्य अलंकार के रचनाकार आचार्य भामा स्वीकार करते हैं कि काव्य रचना के लिए व्याकरण, छंद, कोश, अर्थ, इतिहास, लोक व्यवहार, तर्क शक्ति तथा कलाओं का मनन करना चाहिए। इन्होंने काव्य हेतुओं में प्रथम हेतु किसे माना है, प्रतिभा को माना है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ये CUET PG के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हो जाते हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं उसमें। आगे लिखा है आचार्य दंडी ने क्या कहा है, तो आचार्य दंडी ने दो प्रकार की काव्य कोटियाँ मानी हैं। पहली है उत्तम और दूसरी है सामान्य। अब उत्तम में क्या है, उत्तम में इन्होंने प्रतिभा, प्रयत्न और अध्ययन को आवश्यक माना है। किसे किसे, प्रतिभा, प्रयत्न और अध्ययन को आवश्यक माना है। और वहीं सामान्य में यह काव्य प्रतिभा के अभाव में भी अध्ययन, सत्संग और प्रयत्न द्वारा निर्मित कर सकता है। बड़े ही आसान शब्दों में लिखा है। आगे आते हैं तीसरे आचार्य, आचार्य वामन क्या कहते हैं, इनकी जो ग्रंथ है वो है काव्य अलंकार। उसमें इन्होंने लिखा है, कवित्व बीजम प्रतिभानम, यानी कि काव्य का बीज ही प्रतिभा है। तो आप देख सकते हैं प्रतिभा को ही इन्होंने प्रधान हेतु माना है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे आए हैं अगले आचार्य, आचार्य रुद्रट। रुद्रट क्या कहते हैं, अपने ग्रंथ श्रृंगार तिलक में तीनों हेतुओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रतिभा के स्थान पर इन्होंने शक्ति शब्द का प्रयोग करते हुए उसको प्रधान हेतु माना है। किसको, प्रतिभा को। हालांकि इन्होंने स्वीकार तीनों को ही किया है, लेकिन अगर इनसे पूछा गया कि तीनों में आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं, तो इन्होंने शक्ति को माना है। आचार्य आनंदवर्धन, जो कि ध्वन्यालोक के प्रवर्तक हैं, या फिर कह लीजिए ध्वनि के आचार्य कहे गए हैं, और इनका ग्रंथ क्या है, ध्वन्यालोक है। में प्रतिभा को प्रधान हेतु मानते हुए इन्होंने लिखा है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति में वर्ण्य विषयों का अभाव नहीं होता, वह प्राचीन वर्णित विषयों में भी नए भाव भर देता है। यानी आचार्य आनंदवर्धन ने प्रतिभा को ही प्रधान हेतु माना है। आगे लिखते हैं आचार्य राजशेखर, क्या लिखते हैं, अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में इन्होंने लिखा है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दो संवेद रूप में काव्य के श्रेयस्कर हेतु हैं। प्रतिभा और व्युत्पत्ति को इन्होंने महत्व दिया है। अब दो तरह के इन्होंने भेद बताए हैं प्रतिभा के, एक तो कार्यत्री और एक भावयत्री। अब कार्यत्री है, ये जो है कवि या रचनाकार में विद्यमान होती है, और जो भावयत्री है ये
पाठक या फिर आलोचक में विद्यमान होती है, या फिर कह लीजिए सहृदय में। आगे बात करते हैं आचार्य मम्मट क्या कहते हैं। मम्मट काव्य के उद्देश्य या निर्माण में शक्ति या प्रतिभा, निपुणता, लोक काव्य शास्त्र आदि का अवलोकन, काव्य के जानकारों द्वारा प्राप्त शिक्षा के अनुसार अभ्यास प्राप्त हेतु कारण होते हैं। ये आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में लिखा है। यानी इन्होंने एक तरीके से सबको ही महत्व दे दिया है। अगले आते हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ रसगंगाधर, आप इनके ग्रंथ भी नोट डाउन कर लीजिए। आप काव्य लक्षण पढ़ेंगे या फिर काव्य हेतु पढ़ेंगे या फिर आप काव्य प्रयोजन पढ़ेंगे, इन सब में आपको जो है इनके जो ग्रंथ है वो याद रहने आवश्यक हो जाते हैं। फिर आप इन फ्यूचर CUET PG की तैयारी करेंगे तो उसमें भी ये जो है आपको इनके ग्रंथ याद होने चाहिए, क्योंकि पूछे जाते हैं। अगर आप PYQs उठा के देखेंगे तो इन्होंने लिखा है केवल प्रतिभा ही काव्य रचना का कारण है। तो यहाँ से पता चल गया कि इन्होंने भी प्रतिभा को ही महत्व दिया है। इस मत के कारण इन्हें केवल प्रतिभावादी भी कहा जाता है। इन्होंने प्रतिभा के 3 भेद बताए हैं, अदृष्ट, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है तीनों काव्य हेतुओं के बारे में विस्तार से, और उनके संदर्भ में किस आचार्य ने क्या मत दिया है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि थोड़ा मतलब समराइज वे में, कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि किस आचार्य ने किस काव्य हेतु को प्रधान हेतु माना है। तो मैंने यहाँ पर अलग से ही नोट डाउन कर लिया है ताकि आपके लिए इजी हो जाए याद करना। तो आप ये चाहें तो एज इट इज नोट डाउन भी कर लीजिए कि भामा जो है, भामा ने प्रतिभा को, दंडी ने प्रतिभा शास्त्र ज्ञान अभ्यास को, रुद्रट और कुंतक ने शक्ति व उत्पत्ति और अभ्यास को, वामन ने लोक व्यवहार को, विद्या और प्रकीर्ण को, जयदेव जो कि गीत गोविंद के रचयिता हैं, इन्होंने प्रतिभा को मूल हेतु माना है और व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा का सहायक माना है। मम्मट ने शक्ति, निपुणता, अभ्यास तीनों को स्वीकार किया है। हेमचंद्र ने केवल प्रतिभा को और पंडित राज जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को। तो केवल प्रतिभा की बात करें तो केवल प्रतिभा को किस किसने स्वीकार किया ये भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि प्रतिभा को भामा, वामन, आनंदवर्धन, जयदेव, हेमचंद्र, जगन्नाथ और विश्वनाथ, 7 लोग हैं। इन लोगों ने प्रतिभा को मूल हेतु माना है। ये नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये CUET के एग्जाम्स में पूछा जाता है, सो दैट आपको ये चीज़ें दिमाग में बनी रहें। और प्रतिभा को काव्य का बीज किसने माना है, काव्य तत्व का बीज, तो वो आप यहाँ पर ये चीज़ भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब मैं बता रही थी प्रतिभा को काव्य का बीज हेतु किसने माना है, काव्य तत्व का बीज हेतु, तो ये माना है आचार्य वामन ने। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आपको चीज़ों की क्लैरिटी आ गई होगी। अगर अभी भी किसी तरह का डाउट, कोई भी क्वेरी है, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, फिर पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा एक बारी, क्योंकि अगर आप स्वयं से नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में ये चीज़ें इतनी आसानी से तो नहीं जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक ही हटके है और आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य में भी जो आप एग्ज़ाम्स वगैरह देंगे उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले वीडियो में मैं बात करूँगी काव्य प्रयोजन को लेकर, आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे। और काव्य लक्षण का वीडियो देखना है तो वो भी चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुँच जाएगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।